शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। सबसे पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बिजनेस वाले पेज से। न्यूज़ आई है पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, पीएमआई एक इंडिकेटर है किसके लिए? बिजनेस एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी दोनों तरह की हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग की भी और सर्विस सेक्टर की भी हो सकती है। तो पीएमआई एक इंडिकेटर की तरह काम करता है कि बिजनेस एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कैसी हो रही है, कम है या ज़्यादा रही है, सर्विस का सेक्टर कैसा रहा है, दोनों बातों को इंडिकेट करता है। ये जो इंडेक्स होता है ये सर्वे बेस्ड होता है, जो कि मेजर्स करता है रिस्पोंडेंट अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन ऑफ सम की बिजनेस वेरिएबल्स फ्रॉम द मंथ बिफोर। जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, चेंजेस जो आ रहे हैं किसी भी रेस्पोंडेंट के, उनसे ये क्वेश्चन पूछता है। इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। सेपरेट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की भी कैलकुलेशन करेगा, सर्विस सेक्टर की भी कैलकुलेशन करेगा, एंड देन एक कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद फिर दोनों को मिला करके हम एक कंपोजिट इंडेक्स बना देते हैं। पीएमआई को कंपाइल कौन करता है? कंपाइल का मतलब होता है संकलित करना। IHSC मार्केट बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेस टू क्वेश्चनरीज। ठीक है, तो IHS इसको संकलित करने का काम करता है, जो कि बेस्ड है जो क्वेश्चनरीज हैं उनसे क्या रिस्पॉन्सेस मिला है। सेंड टू परचेजिंग मैनेजर्स इन पैनल ऑफ अराउंड 400 मैन्युफैक्चरर्स। इसमें जो नंबरिंग दी जाती है उसको आप कैसे करके रीड कर सकते हो। यदि कहीं पर फिगर दिया है 50 से ऊपर का, तो वो ये डिनोट करता है कि बिजनेस एक्टिविटी में एक्सपांसन हमें दिखाई दे रहा है। एनीथिंग बिलो 50 डिनोट कॉन्ट्रैक्शन। 50 से कम यदि नंबर मिला है किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर को, कि इसका मतलब ये है उसके उत्पादन में गिरावट आई है। हायर द डिफरेंस फ्रॉम दिस मिड पॉइंट ग्रेटर द एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन। The rate of expansion can also be judged by the comparing the PMI with that of the previous month data। इस महीने के डाटा को पिछले महीने के डाटा के साथ में भी आप तुलना करके कुछ आंकड़े पता लगा सकते हो। यदि फिगर हायर रहा प्रीवियस मंथ से, उसका मतलब ये है इकोनॉमी हमारी एक्सपांड हो रही है काफ़ी फास्टर रेट में। इफ़ इट इज़ लोअर देन द प्रीवियस मंथ, इट इज़ ग्रोइंग एट ए लोअर रेट। इस महीने यदि हमें डाटा कम मिला है, इसका मतलब ये है पिछले महीने से भी हमारी जो इकोनॉमी है स्लो ग्रोथ कर रही है। एक पॉइंट और इसमें छूट गया था, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि इसमें जो इंडिकेशन यूज़ किए जाते हैं वो 0 से लेकर के 100 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। 0 से लेकर के 100 नंबर दिए जाते हैं। इसमें वही हम देखे थे, 50 नंबर से यदि ऊपर आया है तो क्या होगा, 50 से नीचे आया है तो क्या रहेगा, ये बातें हम सीख चुके हैं। अब हम न्यूज़ की तरफ चल लेते हैं। जो सर्विस सेक्टर है, पीएमआई फ्लैग्स रिबाउंड इन अगस्त। तो लगता है कि अगस्त के महीने में कुछ सुधार हो सकता है। बिजनेस सेंटीमेंट बताया जा रहा है इंडिया में रिकवर हो गया है टू बेस्ट लेवल सिंस मई 2018 से आप देख लोगे तो बिजनेस का जो सेंटीमेंट रहा है, बिजनेस का सेंटीमेंट मतलब बिजनेस का जो आप देख रहे हैं, बिजनेस का जो हाव भाव आप देख रहे हैं वो कैसा रहा है, हमें लग रहा है कि रिकवरी हुई है 2018 से। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं केन्या से संबंधित। ये मैप में आप देख रहे हैं केन्या को दर्शाया गया है। केन्या कौन कौन से देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है उसको देख लीजिए। केन्या के यदि हम जाएंगे साउथ की तरफ, तो इसका जो साउथ वाला हिस्सा है और पूर्व वाला हिस्सा है, इसको आप कह सकते हैं पूर्व ईस्ट, और जो साउथ वाला हिस्सा है, ईस्ट और साउथ वाला हिस्सा है, यहाँ पर इंडियन ओशियन पड़ता है। इंडियन ओशियन के साथ अपनी वाटर बाउंड्री को ये शेयर करता है।
पूर्व की तरफ यदि आप जाओगे तो सोमालिया के साथ बाउंड्री शेयर होती है, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इथोपिया पड़ता है और साउथ सूडान पड़ता है। वहीं यदि हम पश्चिम की तरफ देखें तो युगांडा, और नीचे चले जाते हैं पश्चिम और साउथ की तरफ तो तंजानिया के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण लोकेशन हो जाती है किसकी, लेक विक्टोरिया की, जो कि कुछ हिस्सा केन्या में है, बाकी का जो हिस्सा है इसका चला गया है युगांडा में, कुछ हिस्सा चले गया है तंजानिया में, और केन्या की ये हो गई राजधानी नैरोबी। कौन कौन सी रिवर यहाँ पर हैं महत्वपूर्ण देख लीजिए, टाना रिवर और गलाना रिवर। टाना रिवर मेरू के ऊपर से निकली है और जा रही हिंद महासागर में जाकर के गिर रही है, वहीं जो गैलेना रिवर है ये भी हिंद महासागर में जाकर के अपने पानी को छोड़ती हैं। न्यूज़ की बात करें तो केन्या में हाल ही में प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। इसमें रूटो जीत गए थे, लेकिन इसकी जीत को अपोजिशन वाले स्वीकार नहीं किए थे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दर्ज कर दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूटो की जो प्रेसिडेंशियल विन है उसको अपहोल्ड कर दिया है, मतलब उसको जारी रखा है। केन्या की सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन अपहेल्ड कर दिया है विलियम रूटोस की विक्ट्री को इन द अगस्त 9 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 9 अगस्त का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें इनको जो जीत हासिल हुई थी। तो सिटीजन्स जो कि सोच में पड़े हुए थे कि कब क्या मिलने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, उसका रिजल्ट आ चुका है। पीसफुल कंक्लूजन निकल चुका है प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल प्रोसेस का। अब आप ये देखोगे जो चैलेंजर थे राइला ओडिंगा, उनके लिए तो ये एक ब्लो का काम करेगा, उनको एक गहरा आघात पहुंचाने वाला है। हु हैड एलीग्ड फ्रॉड एंड फाइल्ड ए पिटीशन, फ्रॉड का आरोप लगाया था, ये याचिका को दायर किया था अगेंस्ट द पोल आउटकम, पोल का जो रिजल्ट हुआ था उसके अगेंस्ट में। विच सा डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर रूटो मैनेजिंग टू स्क्रैप ए विक्ट्री बाय द मार्जिन ऑफ लेस देन 2 परसेंटेज पॉइंट इन ए टाइटली फॉट रेस। तो काफ़ी इनके दोनों के बीच में जो लड़ाई चली थी ना, काफ़ी टाइट चली थी। अब हालांकि जो वोटिंग डे रहा था पास्ड ऑफ पीसफुली, वो तो बीत गया था पीसफुली। ऑब्जर्वर फियर दैट द डिस्प्यूटेड आउटकम कुड फ्यूल वायलेंस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था ना, हो सकता है कि इस पर कुछ वायलेंस हो सकता है। हाल ही में हमने एक न्यूज़ देखे थे कि चिली में नया संविधान आ सकता है। आज से 40 साल पहले जो मिलिट्री ने वहाँ पर संविधान लेके आया था उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आज की ये न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है चिली के जो पीपुल हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ओवरहाल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। वो किसी भी प्रकार की ओवरहालिंग नहीं चाहते हैं संविधान में। लेफ्टिस्ट के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक, वोस टू डू एवरीथिंग ऑन माई पार्ट टू बिल्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इटेंट्री। उनका कहना है आपको सब कुछ करिए, मतलब कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा करी है कि हम सब कुछ करेंगे, टू डू एवरीथिंग ऑन माई पार्ट टू बिल्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इटेनरी। हम नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक ने प्रतिज्ञा करी है कि हम कंटिन्यू रहेंगे वर्किंग टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल लैंडस्केप। अभी जो हाल की में पॉलिटिकल लैंडस्केप चल रहा है इसमें हम रिफॉर्म लाना चाहते हैं। आफ्टर चिलीनियन ऑन संडे emphatically rejected a proposed new constitution to replace the one adopted during Augusto Pinochet dictatorship। पुराना जो चल रहा है लोग कह रहे हैं उसी को चलने दो। 99% से भी ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, मतलब with more than 99% of votes counted। The rejected camp lead with almost 62% compared to just over 38% for those in favor। 62% लोग कह रहे हैं हम रिजेक्ट करते हैं और 38% जो लोग कह रहे हैं कि हम नए कॉन्स्टिट्यूशन लाने के फेवर में हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो नुकसान ही होने वाला है चिली की जनता को, क्योंकि अभी जो नया संविधान आने वाला था वो वेलफेयर बेस्ड पर था। प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन
जिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिस संविधान की यहाँ पर बात करी जा रही थी कि हम इस प्रकार के संविधान को लेकर के आने वाले हैं, उसका उद्देश्य था कि हम बिल्ड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी को, बूस्ट करेंगे इंडिजीनियस राइट्स को एंड लीगलाइज एबॉर्शन को हम मान्यता दे देंगे। अक्टूबर 2019 में प्रोटेस्टेड स्प्रंग अप मोस्टली इन द कैपिटल लीड बाय द स्टूडेंट इनिशियली एंगर्ड बाय ए प्रपोज्ड मेट्रो फेयर हाइक। 2019 में प्रोटेस्ट तेज हो गए थे कुछ यंग लोगों के द्वारा कैपिटल में। क्यों? क्योंकि जो मेट्रो रेल है ना, वहाँ पर किराया बढ़ा दिया गया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित। 2021 में किस प्रकार से लोगों को जेल में डाला गया उसके आंकड़े को बताया गया है। तो 2021 में देखें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि कभी कोई भाषण दे रहा है, कभी कोई हड़ताल हो रही है, कभी कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस दौरान में गवर्नमेंट क्या काम करती है, लोगों को गिरफ्तार करती है। कई प्रकार के रीज़न हो सकते हैं, रीज़न गवर्नमेंट की तरफ बताए जा सकते हैं, कई प्रकार की धाराएं लगाई जा सकती हैं। वहीं यदि देखा जाए उस मामले में प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो 2021 में ये बढ़ गया है। नंबर ऑफ पीपल इन कस्टडी और डिटेंड एट द एंड ऑफ ईयर हाईएस्ट इन 2017। तो 2017 से आप इस प्रकार की घटनाएं देखोगे बढ़ते ही जा रही हैं। 2017 से 2018, 19, 20, 21 कितने डिटेंशन किए गए और कितने को छोड़ दिया गया। 2017 की यदि हम बात करें तो 501 लोगों को डिटेंशन में लिया था, जिसमें से 229 को छोड़ दिए थे। 2018 में 697 लोगों को लिए, 568 को छोड़ दिए। 2019 में क्या हुआ, 489 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 279 को छोड़ दिया गया था। और वहीं यदि आप देख लोगे 2020 में तो 741 था, 410 को छोड़ दिया गया था। 2021 में 483 था, जिसमें 242 लोगों को रिलीज़ कर दिया गया था। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर किया जा रहा है कि भारत की अखंडता, संप्रभुता, ये सब बनाए रखने के लिए हमने ये गिरफ्तारियाँ की हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन 2021 में वृद्धि देखने को मिली है 23% की। यदि हम कंपेयर कर लें पिछले साल से, 1.1 लाख पीपल बीइंग प्लेस्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जहां पर 1.1 लाख लोगों को जेल में डाला गया था। ये डाटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से, NCRB की तरफ से लास्ट महीने ही इसको रिलीज़ किया गया था। 483 जो गिरफ्तारियां की गई थी वो डिटेंशन था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर, विच ऑलमोस्ट हाफ, मतलब 241 केसेस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर दर्ज किए गए थे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसका यूज़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कर सकती हैं, ठीक है, निवारक निरोध उपायों के रूप में। NSA किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, यदि सरकार को लग रहा है ये व्यक्ति हमारे देश के लिए खतरा है, तो उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसको जेल में डाल सकती है। सरकार किसी व्यक्ति को आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव और सामाजिक व्यवस्था को रोकने, बाधित करने के लिए NSA एक्ट लगा सकती है, ठीक है। अब कोई ऐसा कार्य जो एकदम ज़रूरी है और आप उसमें बाधा डालोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वही बात यहाँ पर बताई जाती है, आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव में आप बाधा नहीं डाल सकते। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने के लिए आप जेल में डाल सकते हो, लेकिन सरकार को मामले से संबंधित नए सबूत मिलने पर इस सीमा को वो बढ़ा सकती है। यदि उसको लगता है कि हमें सबूत मिल गए हैं ये और कोई काम किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति फ्यूचर में ऐसा काम कर सकता है, अपराध कर सकता है,
भविष्य के अपराध करने या अभियोजन से बचने के लिए किसी व्यक्ति की हिरासत में लिया जाना ही निवारक में शामिल होता है। निवारक मतलब पहले से ही सरकार निवारण कर दे रही। ये गिरफ्तारी से अलग होता है। गिरफ्तारी तब करते हैं जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो या उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। एनएसए की हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। भारत में निवारक निरोध कानून की शुरुआत अंग्रेज़ों के टाइम से बंगाल विनियमन थर्ड 1818 मतलब बंगाल रेगुलेशन थर्ड से मानी जाती है। इस कानून के माध्यम से सरकार किसी भी व्यक्ति को आपको कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आप उसको जेल में डाल सकते हैं। 100 साल बाद ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट 1919 लाया था, जिसके अंतर्गत बिना किसी ट्रायल के संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर आज़ादी के बाद 1950 में प्रिवेंट एंड डिटेंशन एक्ट बनाया गया पीडीए, जो 31 दिसंबर 1969 तक लागू रहा। फिर 1971 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीज़ा लाया गया, जिसे 1977 में जनता पार्टी सरकार ने ख़त्म कर दी थी। बाद में कांग्रेस सरकार ने फिर से एनएसए लेकर के आ गई थी। एनएसए के साथ समस्या क्या है? मूल अधिकारों को ये ख़त्म करता। नॉर्मली जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी है। इनमें गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार भी है। संविधान आर्टिकल 22(1) कहता है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श देने के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। आपराधिक प्रक्रिया संहिता से भी कुछ टक्कर होते रहती है। सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में आपको सूचित करना पड़ेगा। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 56 और 76 कहती है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना है। इनमें से कोई भी अधिकार एनएसए के तहत हिरासत में हमें नहीं मिला है। इसके बाद की न्यूज़ हम देखने वाले मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम हैं उनमें किस प्रकार से सरकार ने बहुत सारे रुपए का घोटाला किया है, घपला किया, गड़बड़ी की है। ऑडिट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अकाउंटेंट जनरल ने कुछ बातें सामने लेकर के आया है, जो कि आरोप लगाए जाते थे कि कई सारे करोड़ रुपया स्टेट के न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो कि बच्चों के लिए चलाए जाते थे, यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। अब जब से ये ऑडिट रिपोर्ट आई है लाइट में, अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस हैज़ बीन अटैकिंग मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, हु सुपरवाइज द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि ये खुद ही सुपरवाइज करते हैं इस डिपार्टमेंट को। द ओनली रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टिल मंडे इवनिंग वाज दैट रिपोर्ट वाज नॉट फाइनल। सरकार कह रही है ये रिपोर्ट फाइनल नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में ये ऑब्जर्व किया है देयर वाज ए लार्ज स्केल फ्रॉड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। बहुत बड़े पैमाने पर जो बेनिफिशरीज़ का आइडेंटिफिकेशन है उसका फ्रॉड हुआ है, मतलब गलत लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द टीएचआर मतलब टेक होम राशन। जो टीएचआर योजना है वो कंपोनेंट मानी जाती है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम की, वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आ जाती है। कौन सी? टीएचआर। टीएचआर में कंप्राइज है क्या क्या चीज़? फूड ग्रेन्स शामिल है एंड अदर आइटम। इसके अलावा कुछ और भी आइटम प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि एड्रेस किया जा सके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ऑफ द 49.58 लाख बेनिफिशरीज मतलब बच्चों को देना है, प्रेग्नेंट वुमन को देना है, नर्सिंग मदर्स को देना है एंड एडोलसेंट गर्ल्स को प्रोवाइड करना है। वाइल द डिपार्टमेंट प्रोक्योर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 4.05 टन ऑफ टीएचआर। डिपार्टमेंट ने कितना प्रोक्योर किया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 4.05 टन राशन टू दीज बेनिफिशरीज बिटवीन 2018 से लेकर के 2021। दैट कॉस्ट एक्सचेकर 2393.21 करोड़।
द ऑडिटर एग्जामिन्ड द THR गिवन टू 24% ऑफ द बेनिफिशरीज एंड फाउंड दैट देयर वर सेवरल इरेगुलरिटीज। लेकिन चीज़ सामने निकल कर के ये आ रही है कि आपने केवल 24% बेनिफिशरीज को ही THR दिया है, बाकी का आपने घोटाला कर दिया है, वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली।